तो गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में स्वागत है। क्योंकि अभी फेस्टिवल का दौर चल रहा था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी और मैं लाइव में नहीं आ पा रहा था। तो 12th क्लास के बच्चे भी थोड़ा लाइव आने में कंजूसी बरत रहे थे, क्योंकि फेस्टिवल था, सारे लोग बिजी थे। तो आज मैं शाम हो चुकी है। आज फेस्टिवल छठ पर्व का दूसरा का दिन है। तो फेस्टिवल आज समाप्त हो गया है। तो आज रात में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग 12th क्लास का NCERT बुक में जो फर्स्ट बुक है उसमें हम लोग का 2 चैप्टर लेके चल रहे हैं। एक तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन, और उसको कुछ बताए हुए, तो उसको, और एक मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र पहला चैप्टर है। तो इसी का हम कंटिन्यू करते हैं। इसका 2 क्लास हो चुका है, आपका ये तीसरा क्लास है। तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि मानव भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई। आप 2 वीडियो जो पीछे है प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, तब फिर आपको कनेक्ट होने में आसानी होगी। 12th क्लास की 2 वीडियो हो चुकी हैं, एक लाइव और एक अपलोड में किया हूँ वीडियो, जैसे आज अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन वो वाइट बोर्ड में मैंने करवाया था, क्योंकि आज समय नहीं है, थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैं आज आपको अपने कॉपी से नोट्स से करवा रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकेंगे कि आज का जो है, पहले जो कर लिए थे उसको आप लोग वीडियो को देख लेंगे, जो नए हैं सो, और जो पुराने हैं उनको तो पता होगा। तो आज का क्वेश्चन आप लोग लिखिए, भौतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं। भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन अबाउट फिजिकल इन्वायरमेंट। भौतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों अथवा घटकों से है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें इत्यादि। तो भौतिक पर्यावरण क्या है। भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों अथवा घटकों से है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और झीलें। मेरा जैसा क्या नियम है कि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं एक फ्लोचार्ट बनाता हूँ। तो वो फ्लोचार्ट ये रहा आपका। ये सारा क्लास में जो लिखवाता हूँ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भौतिक पर्यावरण का एक फ्लोचार्ट होगा, उसमें भौतिक तत्व या प्राकृतिक घटक आएंगे। कौन कौन आएंगे। पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, नदियाँ, झीलें इत्यादि, बहुत सारी वैसी चीज़ें जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, वो सारे भौतिक पर्यावरण के अंग हैं, जैसा कि परिभाषा में दिखा है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सामाजिक पर्यावरण से क्या समझते हैं, ठीक है। इसी पहला चैप्टर का ही दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक पर्यावरण से क्या समझते हैं। सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। मानव या मानव समाज के द्वारा जो निर्मित तत्वों से समाज बनते हैं, उसे ही हम लोग सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे देखिए, परिभाषा कैसे हम देख लीजिए। मानव अथवा मानव समाज, या मानव अथवा समाज भी बोल सकते हैं, मानव अथवा समाज द्वारा निर्मित तत्वों अथवा घटकों के संयोजन से निर्मित वातावरण को सामाजिक पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो मानव या मानव द्वारा निर्मित समाज द्वारा निर्मित तत्वों अथवा घटकों के संयोजन से, यानी उसके सम्मिश्रण से निर्मित वातावरण को ही सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। फ्लोचार्ट देखिए हम लोग बनाते हैं। तो सामाजिक पर्यावरण किसे कहते हैं। मानव और मानव समाज, इन दोनों के द्वारा जो निर्मित तत्व घटक होते हैं और उनके संयोजन से वातावरण जो बनता है, वही मानव समाज या प्रकृति, ये सामाजिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए आज सामाजिक पर्यावरण क्या है, ठीक है। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा वीडियो और आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए समझाते जा रहा हूँ आपको। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या हुए। प्रकृति प्रदत्त तत्व के द्वारा निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील और भी सारी चीज़ें। सामाजिक पर्यावरण मानव या मानव के समाज द्वारा निर्मित तत्व सारे सामाजिक पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, चिकित्सालय, सड़क, ये सब सारी चीज़ क्या हो गई, वो सारी चीज़ें हो गई आपके सामाजिक पर्यावरण के अंग, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का पिछले कक्षा में, ठीक है। परिभाषा हम लोग करवा चुके हैं, ठीक। तो अब देखिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं मानव भूगोल
मानव भूगोल की प्रकृति देख लेते हैं। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति देख लेते हैं, या तो फिर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल के तहत एक अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा टफ था, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं क्लास में लिखवाया हूँ, मानव का प्राकृतिकरण से क्या समझते हैं। ठीक है ना, मानव का प्राकृतिकरण क्या है। ठीक, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो ये क्या है पहले समझिए, उसके बाद परिभाषा लिखिएगा। तो मानव का प्रकृतिकरण देखिए, होता क्या है कि मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है या प्राकृतिक नियमों का अनुसरण करते हुए अपने समस्त कार्य करता है और प्रकृति का अनुरूप हो जाता है, तब उसे मानव का प्रकृतिकरण कहेंगे। यानी मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को कर लिया। ठीक है, मानव क्या हुआ, अपने आप को प्रकृति के अनुसार कर लिया। तो परिभाषा उसी आधार पर मैं बनाया हूँ। ठीक है, ये परिभाषा आपको बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ परिभाषा है। मानव का प्रकृतिकरण कॉमा मानव भूगोल की एक ऐसी संकल्पना अथवा विचारधारा है जिसके अंतर्गत मानव प्रकृति का पूर्णतः अनुसरण करते हुए अपनी सभी गतिविधियां संचालित करता है ना। तो उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि इस संकल्पना के तहत मानव अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेता है। यह संकल्पना आगे चलकर मानव भूगोल में निश्चयवाद में परिवर्तित हो गया है ना। अब यहाँ पे मैं ये नहीं होगा, तो यह संकल्पना आगे चलकर मानव भूगोल में निश्चयवाद में परिवर्तित हो गया है ना। यही जो मानव का प्रकृतिकरण आगे चलकर इसी को हम लोग निश्चयवाद के रूप में पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए कि मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है। ठीक है, एक बार पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका देखिए फ्लो चार्ट कैसे बनाए हैं हम, आप भी इसी तरह फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी मानव का प्रकृतिकरण मानव भूगोल की संकल्पना या विचारधारा है। तो ये जो है मानव का प्रकृतिकरण क्या है, एक विचारधारा है या संकल्पना है, किसका, मानव भूगोल का। इसके तहत क्या होता है, तो मानव और प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित करता है। मानव जो होता है जितनी भी अपनी गतिविधियां होती हैं प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित करता है। तो ये हो गया आपका मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण। अब इसी के अगेंस्ट एक विचारधारा है, आप अपने बुक में भी जाकर देख सकते हैं कि प्रकृति का मानवीयकरण क्या है। तो जस्ट इसका उल्टा, यानी प्रकृति को जब मानव अपने अनुरूप, अपने विवेक और बुद्धि या ज्ञान से अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है और कहीं कहीं सफल भी हो जाता है, तो उस विचारधारा को हम लोग प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकृति का मानवीयकरण मानव भूगोल की एक ऐसी संकल्पना है अथवा विचारधारा है जिसके अंतर्गत मानव प्रकृति के नियमों को लांघकर अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए असंभव कार्यों को भी संभव कर देता है ना। यही जो इस प्रकार स्पष्ट है कि इस संकल्पना के तहत मानव प्रकृति को मानव समुदाय के अनुरूप बनाने के लिए दबाव डालता है ना। कालांतर में यह विचारधारा संभववाद के रूप में रूपांतरित हो गया। तो ये मानव का प्रकृतिकरण निश्चयवाद के रूप में डेवलप हो गया था और प्रकृति का मानवीकरण संभववाद के रूप में हो गया। इसको लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा, समझ में आते चले जाएंगी चीज़ें। इसका फ्लो चार्ट बनाए हैं जिस इसके अगेंस्ट में। तो मानव का प्रकृतिकरण है क्या है, तो मानव का प्रकृतिकरण है आपका कि ये मानव भूगोल की एक संकल्पना है। इसके तहत क्या था कि मानव अपनी गतिविधियाँ प्राकृतिक नियमों को लांघकर संचालित करता है ना। तो ये फ्लो चार्ट हो गया उसका। अगर ये 2 नंबर में 3 नंबर में पूछता है तो इतना सा आप बना दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे पॉज करके। ठीक है ना, पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, लाइव वीडियो देखते जाइएगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे कि निश्चयवाद क्या है। देखिए, अब जब मैं बोला था कि मानव भूगोल का उद्भव कैसे हुआ, तो याद करिए वहाँ पे मैं भौतिक भूगोल को निश्चयवाद के रूप में डेवलप करवाया था। ठीक है ना, और मानव भूगोल को संभववाद के रूप में करवाया था। तो वो पीछे वाली कक्षा जरूर देखिएगा, तब ये समझ में आएगा आपको। अभी तक मैं 12th क्लास में जो 2 अपलोड डाला हुआ फर्स्ट चैप्टर का, उसको आप ज़रूर देख लेंगे।
ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए देखते हैं कि निश्चयवाद क्या है। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति में विषय क्षेत्र पहला चैप्टर का है निश्चयवाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म, ठीक है। देखिए, वही मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप काम को करता है। हम बोले थे वही जाकर निश्चयवाद में कन्वर्ट हुआ। तो निश्चयवाद मानव भूगोल की एक ऐसी भाग्यवादी विचारधारा है, ध्यान दीजिएगा, भाग्यवादी विचारधारा है, जिसके अंतर्गत प्रकृति से मानव के ऊपर रहते हुए, जिसके अंतर्गत प्रकृति को से नहीं, प्रकृति को मानव के ऊपर रखते हुए इसे सर्वे सर्वा माना गया है। तो इसमें क्या किया गया है निश्चयवाद में, तो प्रकृति को किससे ऊपर रखा गया है, मानव से, और सर्वे सर्वा माना गया है। ठीक है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि निश्चयवाद में मानव को प्रकृति के दास के रूप में उल्लेखित किया गया। देखिए, ऑब्जेक्टिव पूछता है ये, प्रकृति का दास इनमें से कौन सी विचारधारा में कहा गया है, निश्चयवाद, संभववाद, न निश्चयवाद, तो निश्चयवाद में। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि निश्चयवाद में मानव को प्रकृति के दास के रूप में उल्लेखित किया गया है, जहां मानव अपनी समस्त गतिविधियां प्रकृति के नियमों के अनुरूप या अनुसार संचालित करता है। देखिए, उसका फ्लो चार्ट हम लोग बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, निश्चयवाद का डिटर्मिनिज्म क्या है, एक भाग्यवादी विचारधारा है। तो भाग्यवादी ही है ना जी, यानी प्रकृति जो बोल दिया हम कुछ ना करें, प्रकृति के अनुसार सब चीज़ अपने आप हो जाएगा। तो ये इसको भाग्यवादी या रूढ़िवादी विचारधारा बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो प्रकृति मानव का नियंत्रण करता होता है, प्रकृति मानव का नियंत्रण करता है, प्रकृति सर्वे सर्वा, मानव प्रकृति का दास होता है। मानव की समस्त गतिविधियां प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। ये कहाँ विकसित हुआ है, तो जर्मनी में विकसित हुआ है, जर्मनी देश में हुआ। समर्थक भूगोलवेत्ता इसके कौन कौन थे निश्चयवाद के, तो रेटजेल थे, रीटर थे, हेम्बोल्ट थे, सेम्पुल थे, और भी हैं, लेकिन ये मुख्य हैं आपके जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं क्लास में करवाया था वो था संभववाद। तो संभववाद क्या है, ठीक है, उसको आप लोग लिख लेंगे, हालांकि यहीं पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, संभववाद, संभववाद है क्या, ठीक है। तो लिखिए, जस्ट निश्चयवाद के ऑपोजिट है संभववाद। मानव भूगोल की एक ऐसी प्रगतिशील विचारधारा, देखिए वहाँ पे भाग्यवादी या रूढ़िवादी था, और यहाँ पे प्रगतिशील विचारधारा है, जिसके अंतर्गत मानव अपने समस्त कार्य अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हुए प्रकृति द्वारा निर्धारित असंभव कार्यों को भी संभव कर देता है। तो क्या, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए, अपनी बुद्धि विवेक के दम पर नहीं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि संभववाद के तहत मानव प्राकृतिक नियमों को लांघकर अपने अनुसार अपनी समस्त गतिविधियों को संचालित करता है। संभववाद का विकास कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ, जहाँ संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेब्रे ने किया, जो कि कहाँ के थे, फ्रांसीसी थे। ठीक है, परंतु संभववाद को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास को जाता है। कहने का तात्पर्य कि मानव भूगोल शब्द जो था, मानव भूगोल में संभववाद का जो शब्द है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता लुसियन फेब्रे ने किया, लेकिन उसे एक संकल्पना का रूप किसने दिया, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास ने। इसको पूरा कर लीजिएगा, 4 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर 4 नंबर का पूछता है तो इसको लिख के और फ्लो चार्ट आपको बना देना है। देखिए, संभववाद प्रगतिशील विचारधारा, मानव प्रकृति से ऊपर है ना। इसमें क्या होता है, तो मानव को प्रकृति से ऊपर माना गया है। इसमें फिर मानव द्वारा अपनी क्षमता का सदुपयोग किया जाता है, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है। अगर प्रकृति बोल दिया है कि आकाश में सिर्फ चिड़िया ही उड़ सकती है, तो इसके नियमों को उल्लंघन करके इंसान हवाई जहाज बना दिया और आकाश में उड़ने लगा, नहीं। आगे देखिए, फ्रांस में विकसित, कहाँ विकसित हुआ, फ्रांस में। कौन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, लुसियन फेब्रे संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए, लेकिन विडाल डी लाप्लास व्यवस्थित विकास किए। तो ये हो गया आपका निश्चयवाद और संभववाद। इसको आप लोग कर लेंगे, नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगा नव निश्चयवाद का। धन्यवाद, और जहाँ तक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और सभी को इसमें क्लास से जुड़ने बोलिए, ठीक है, ताकि मैं भी आगे और अपलोड करता रहूँ वीडियो। सारे लोग लाइक ज़रूर करेंगे, देखता हूँ मैं वीडियो आप लोग 65-70 देख लेते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 9 करते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप मुझे
पसंद है तो देखते हैं तो उसको लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। ठीक है ना, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है बच्चों, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।